मॉर्निंग स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3 12th क्लास के लिए नीट आईटी मेन आईटी एडवांस और ओम्स लॉ फॉर मेटालिक कंडक्टर। जस्ट अभी हम लोग ने कंप्लीट किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, वो फाइनल हो गया। थ्योरेटिकल पार्ट भी, न्यूमेरिकल पार्ट भी, मेटल के लिए नॉन मेटल के लिए सब कुछ कंप्लीट कर लिया हम लोग। अभी छोटा सा ओम्स लॉ है, थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हुए थे। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि हम लोग एक मेटालिक कंडक्टर बनाएंगे। नंबर 1, आप एक मेटालिक कंडक्टर बना लीजिएगा। ऐसे तो एक मेटालिक कंडक्टर ऐसे बना लीजिएगा। देखिए क्या क्या इसमें फिक्स रखना है। इसमें फिक्स रखना है, एक रखना है लेंथ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये सो लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, ये तीनों टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि फॉर फिक्स शेप एंड साइज एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ये आई है करंट, और इसके क्रॉस जो लग गया वो पोटेंशियल, ये ऐसा। सो हम लोग ऐसे V आर प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा। अब इसी को स्टेटमेंट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, यही ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बनेगा। फिगर ऐसे बनाते थे, 10th क्लास में भी फिगर बनाना है। फिगर बना के स्टेटमेंट लिखना है कि फॉर फिक्स या एट कांस्टेंट शेप साइज एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट फिक्स शेप साइज लेंथ फिक्स हो, एरिया फिक्स हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ऑफ मेटालिक कंडक्टर, the potential across the conductor is directly proportional to the current flow through the conductor। ये स्टेटमेंट आप बना लीजिए। फिगर बना करके अपना स्टेटमेंट खुद लिखिए यहाँ पे। ये ओम्स लॉ हो गया। फॉर फिक्स्ड शेप साइज एंड टेम्परेचर of metallic conductor, तो for fixed shape size and temperature of metallic conductor, the potential across the conductor is directly proportional to the current through the conductor। the potential across the conductor is directly proportional to directly proportional to proportional to the current through the conductor, current flow through the conductor। यह है रिजल्ट। सो जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, ये ओम्स लॉ हो गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी हटा लेंगे, वही प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो रेजिस्टेंस आ जाता है। इस तरह ब्रेक करके छोटा छोटा पॉइंट में हम लोग ब्रेक करके पढ़ते हैं। सो आपने पढ़ा कि V प्रोपोर्शनल टू I, हटाइए इसको, प्रोपोर्शनलिटी V इज इक्वल टू R इंटू आई, ये। सो R जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी,
इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर मेटालिक कंडक्टर के लिए। सो आर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। जो कि डिपेंड करता है वो लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। जो चीज़ें आपने फिक्स किया है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विच डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर। तो यही है ओम्स लॉ, यही छोटा सा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये V इक्वल टू आर आई कहिए या V इक्वल टू आई आर। हो गया। यूनिट और डायमेंशन सब आप जानते हैं, लिख सकते हैं, फिर से रिपीट कर लीजिए। तो यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ आर, सो V इज इक्वल टू आई और आर इज इक्वल टू V बाई आई, ऐसे। तो यूनिट डायमेंशन निकालना है तो यहाँ पे आप वोल्ट पर यूनिट एम्पियर, वोल्ट की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनर्जी, आप पर यूनिट चार्ज ऐसे लिख सकते हैं, और इनटू एम्पियर ऐसे लिख सकते हैं। तो कई यूनिट हैं। तो यूनिट ऑफ आर, आर का बहुत सारा यूनिट। एक तो ओम लिख सकते हैं, इसको प्रेजेंट करने का तरीका ऐसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो R इज इक्वल टू V बाई आई, तो वोल्ट पर एम्पियर। नाउ यहाँ पे वोल्ट, वोल्ट की जगह आप लिख सकते हैं जूल पर कूलॉम पर एम्पियर। सो ये है जूल पर कूलॉम इंटू एम्पियर। आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू, आप जानते हैं करंट, करंट इज इक्वल टू होता है ना चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे U और यहाँ पे I और T करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू टी। सो आप लिख सकते हैं जूल। बहुत सारे यूनिट, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का बहुत सारा यूनिट लिख सकते हैं। पर एम्पियर स्क्वायर सेकेंड, हो गया। बहुत सारे यूनिट, अभी और भी यूनिट लिख सकते हैं ना। अगर डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन यहाँ से खूब अच्छे से डायमेंशन बन जाएगा। सारा डायमेंशन बना हो, पता है आपको, जूल का, एम्पियर का, सेकंड का, डायमेंशन ऑफ आर। जूल M L2 T -2, एम्पियर स्टैंडर्ड ही होता है A स्क्वायर सेकेंड T हो गया। सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हुआ M L2 T -3 एम्पियर -2, हो गया। नेक्स्ट यूनिट डायमेंशन हो गया। अब इसको कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सीखिए। V इज इक्वल टू जो है वो आई आर, अब आप इसको कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आर, आर की जगह यूज कर सकते हैं रो, और L बाई ए ऐसे यूज कर सकते हैं। सो V इज इक्वल टू आई आर रो L बाई ए, ये यूज कर सकते हैं। नाउ करंट डेंसिटी, ये J इज इक्वल टू करंट डेंसिटी होता है I बाई एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, ये करंट डेंसिटी है। J को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। J जो होता है वो करंट डेंसिटी। सो I बाई ए, सो पोटेंशियल I बाई ए J रो इंटू L।
रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी सिग्मा, सिग्मा जो है कंडक्टिविटी, सिग्मा कंडक्टिविटी है। सो कंडक्टिविटी जो है 1/रेजिस्टिविटी, तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट आता है पेपर में, तो आप बना सकते हैं। नो ये सारा टर्म को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये देखिए एल, एल से डिवाइड करते जाइए, एल से डिवाइड करते रहिए, एल से डिवाइड करिए। सो ई, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप प्रेजेंट करने का तरीका है V/L। पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो V/L, तो V/L तो I रो डिवाइड बाई A, सो J इंटू रो, देखिए यहां पे रख लेंगे J बाई सिग्मा, ये है। ये सब पूछा भी जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, बट आप फॉर्मूला अपने से बनाया कीजिए। नाउ V/L को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये सारे टर्म को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ये सारा टर्म जो है, ये सब सारे फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी रिप्रेजेंट करता है। सो ये सारा जो टर्म है इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वो V डिवाइड बाई L, ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आता है। तो ओम्स लॉ सिंपल फॉर्मूला V इक्वल टू IR है, इसको कई फॉर्म में आप अपने से प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ग्राफिकल फॉर्म पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफ, आपको पढ़ना है। फॉर ओम्स लॉ के लिए ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट द ग्राफ फॉर ओम लॉ। चलिए देखिए, हम लोग प्लान करेंगे V इक्वल टू IR, IR, या आप प्लान करेंगे V इक्वल टू R इंटू I, इसके लिए प्लानिंग करना है। देखिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर मेटालिक कंडक्टर। आप जानते हैं कि ये ओम्स लॉ मेटालिक कंडक्टर के लिए लगता है, फॉर मेटालिक कंडक्टर। तो ये मेटालिक कंडक्टर के लिए पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना हो नंबर 1 में, अगर मान लीजिए मेरे पास है फॉर्मूला V इक्वल टू IR है, और ये V इक्वल टू R इंटू I, और मुझे प्लॉट करना है ऐसे V और I के लिए, ये I हुआ और ये V है। तो अगर प्लॉटिंग करना हो तो y इक्वल टू mx, अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो y इज इक्वल टू m, और यहाँ पे x है। यह है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्लोप इक्वल टू r। तो ये ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया, ये स्ट्रेट लाइन। नाउ इस ग्राफ का जो स्लोप हुआ, स्लोप इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ से एंगल बना रहे हैं तो tan थीटा, और tan थीटा जो इक्वल टू m हो गया, और ये स्लोप इक्वल टू r, ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस, देखिए समझिए, ऐसे 10 ग्राफ आप प्लॉट करेंगे और बहुत छोटा, एकदम आसान है। सेकंड पॉइंट,
जल्दी से बताएंगे। अगर मैं V और I ऐसे प्लॉट कर दिया, V और I प्लॉट कर दिया और ऐसे दो ग्राफ प्लॉट कर दिया, इस ग्राफ का रेजिस्टेंस है R1 और ये लाइन का रेजिस्टेंस है R2, तो बताइए किसका रेजिस्टेंस बड़ा? एकदम आसान है, स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप जानते हैं कि ये एंगल है, ये वाला एंगल हुआ और ये वाला एंगल हो गया, तो सेकंड वाला एंगल बड़ा है, बड़ा एंगल है, स्लोप बड़ा हुआ। और आप देख रहे हैं कि साफ वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे पता चल रहा है कि स्लोप ही तो रेजिस्टेंस को बताता है। तो स्लोप बड़ा है, इसका स्लोप बड़ा है तो रेजिस्टेंस बड़ा होगा, R2 ग्रेटर देन R1। ऐसा। नेक्स्ट 3। सो ये है I और ये है V। सो V इज इक्वल टू IR। ये है रेजिस्टेंस R1, ये नेक्स्ट है रेजिस्टेंस R2 है और नेक्स्ट है रेजिस्टेंस R3 है। तो R1 R2 R3, तो R1 है, R2 है, R3। अब आपको बताना है कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा। एकदम आसान, दिख रहे हैं ये एंगल आप फॉलो करेंगे तो एंगल 1 ऐसे 2 हो गया, ऐसे 3 हो गया। और आप जानते हैं कि यहाँ स्लोप, जो स्लोप होता है वही तो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, जो tan थीटा है वही रेजिस्टेंस के बराबर है। सबसे ज़्यादा एंगल हो गया थर्ड का, तो क्लियर सा पता चल रहा है R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ऐसे। नेक्स्ट 4। ये भी हर पेपर में आया हुआ है, इवन बोर्ड एग्जाम में आता है पेपर में कि अगर ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, नाउ दिस टेम्परेचर इज T1, टेम्परेचर इज T2। T1 एंड T2 टेम्परेचर है, ठीक है। आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं अब मेटालिक कंडक्टर 4, आप जानते हैं कि 4 मेटालिक कंडक्टर, आप सब 10 बार पढ़ चुके हैं कि मेटालिक कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। अब आप अगर इस मेटालिक कंडक्टर के लिए अगर हम लोग बात करें ये R1 और R2 का, तो साफ क्लियर दिख रहा है इस ग्राफ से कि R2 बड़ा है R1 से, साफ पता चल रहा है। और अगर R2 बड़ा होगा तो T2 बड़ा होगा T1 से, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के लिए T बढ़ाएंगे R भी बढ़ जाता है। इस तरह आपका T2 ग्रेटर देन T1 हो गया। नेक्स्ट मान लिया ऐसे ग्राफ लिखा हुआ I और V के लिए, ये है T1 और T2 T3, ऐसे T1 T2 T3, T1 T2 T3 है। आप जानते हैं अब V और R का I का ग्राफ है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसे पढ़ता, तो आप जानते हैं V इज इक्वल टू R इंटू I, तो Y इज इक्वल टू M इंटू X। तो स्लोप जो है वो M, वो इक्वल टू R के बराबर है। और स्लोप, सबसे ज़्यादा स्लोप है थर्ड का, सबसे ज़्यादा स्लोप थर्ड हुआ, तो R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। ये तो जानते हैं हम लोग, बस यहीं पे टेम्परेचर लगा देंगे, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर के लिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो R भी बढ़ता है, हम लोग जानते हैं मेटालिक कंडक्टर में। तो बस ये रेजिस्टेंस की जगह T3 कर देंगे, ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 हो गया।
हो गया। नेक्स्ट, कहीं रटना नहीं है, आप खुद प्लान कर लेंगे, और कहीं रटिएगा मत, नहीं तो एग्जाम में तुरंत ग्राफ चेंज कर दिया जाता है, जैसे 5 हुआ, नाउ 6। हो सकता है मैं आई और वी, आई को इधर कर दिया और वी को ऐसे कर दिया, इस तरह कर दिया, और मैंने आपको ग्राफ दे दिया। तो अब समझिए यहाँ पे, ये यहाँ आंसर अलग हो जाएगा, समझिए आपका। तो आपका मेन फॉर्मूला क्या है? तो मेन फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है। अब इसको हम लोग आई और इंटू आर इज इक्वल टू वी लिख देंगे। आई इधर रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 1/r कर देंगे और इंटू वी कर देंगे। ये है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस, और ये हुआ एम, और ये वी जो है वो एक्स एक्सिस है। तो इस केस में आपका जो स्लोप हुआ, स्लोप का मतलब हुआ एम, या स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, और tan थीटा का मतलब हुआ 1/r, ये है स्लोप। तो यहाँ स्लोप जो है वो अगर 1/r को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कोई याद नहीं करना है, आप इतना ग्राफ आपको पढ़ाया हुआ है, रिलेट कीजिए। जैसे मैंने ऐसा आपको ग्राफ दे दिया, बोला कि इस साइड मेरा आई है और इस साइड वी है, और मैंने आपको दो ग्राफ दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। ये रेजिस्टेंस R1 और रेजिस्टेंस R2, R1 एंड R2 रेजिस्टेंस है। अब बताएंगे कौन रेजिस्टेंस बड़ा। तो यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ ध्यान से, सो रेजिस्टेंस जो यहाँ रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल टू 1/tan थीटा, ये स्लोप का उल्टा चल रहा है यहाँ पे। यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो स्लोप का उल्टा है, एक्सिस मैंने चेंज कर दिया है, आई इधर कर दिया, वी इधर कर दिया, तो रेजिस्टेंस जो है 1/tan थीटा है, उल्टा है। तो अगर इसका एंगल tan थीटा ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हुआ, तो इसमें R1 लीड करेगा। ये आता है बोर्ड एग्जाम में भी, खूब आता है। एट, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग T1 कर दें और इसको T2 कर दें, T1 और T2 कर देते हैं, T1 T2। सो देखिए, आप इसका रेजिस्टेंस है R1 और ये रेजिस्टेंस R2 है, R1 R2, R1 R2 तो हम लोग ने निकाल लिया कि यहाँ पे R1 बड़ा है R2 से, और ये मेटालिक कंडक्टर है, क्योंकि ओम्स लॉ मेटालिक कंडक्टर में लगता है, तो इसका टेम्परेचर भी बड़ा होगा T2 से। हो गया। नेक्स्ट 9, अगर R1 R2 R3, अगर मैं ये R3 कर दूं, R1 R2 R3 कर दूं, सो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसमें R1 होगा, फिर R2 होगा, और उसके बाद होगा R3, ऐसे। सो 10, और T1 T2 अगर मैं T3 कर दूं, सो R1 R2 R3, T1 T2 और T3। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर T1 का, फिर T2 का, T3 का। नेक्स्ट, कोई रटना नहीं है, आप अपना प्लान बनाएंगे, ऐसे से करना है स्लोप बनाते हुए। V इक्वल टू आई आर, सिंपल सा फॉर्मूला है।
जैसे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है और वो लिखा हुआ है कुछ इस टाइप का। सो वी और आई ऐसे लिखा हुआ, वी और आई, इस साइड में आई है और इधर वी है ऐसे। और ग्राफ कुछ ऐसे लिखा हुआ ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। सो ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सी, डी, ई ऐसे लिखा हुआ। विच पार्ट रिप्रेजेंट द निगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस, निगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस इन पार्ट, निगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस इन पार्ट। कौन से पार्ट में निगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस, निगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निगेटिव होना चाहिए। तो आप जानते हैं अब V इक्वल टू आई आर ऐसे, ठीक है, V और आई आर ऐसा होता। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan थीटा। रेजिस्टेंस क्या है, V और I का क्या है, स्लोप है। तो ये हम लोग जानते हैं, ये तो हम लोग पढ़े हुए हैं। बट जो ग्राफ लिखा हुआ है उस ग्राफ में किस सेक्शन का स्लोप निगेटिव है, V और I, V और I का जस्ट निगेटिव डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब हमें बात करना है निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप। कौन सा सेक्शन है जिसका स्लोप निगेटिव है, साफ दिख रहा है, ये वाला सेक्शन हुआ, ऐसे सी डी सेक्शन हुआ। सी से डी सेक्शन में अगर मैं सी और डी को ऐसे टच करते हुए, सी और डी को टच करते हुए लाइन बनाऊंगा तो इसका स्लोप ऐसे, ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ, और थीटा अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो tan थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो ये सेक्शन जो है सी डी सेक्शन, सी और डी पार्ट है जहाँ पे निगेटिव रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए V और I ऐसे लिखा हुआ है, V और I ऐसे लिखा हुआ, और एक ग्राफ लिखा हुआ है कि ऐसे, और ये पॉइंट लिखा हुआ ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है, ऐसे 4 पॉइंट लिखा हुआ। ये तो सेंटर है, ठीक है। लिखा हुआ मैक्सिमम डायनेमिक रेजिस्टेंस एट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है जहां मैक्सिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम डायनेमिक रेजिस्टेंस एट पॉइंट, एट पॉइंट। किस पॉइंट पे डायनेमिक रेजिस्टेंस, ए बी सी डी चारों पॉइंट में मैक्सिमम डायनेमिक रेजिस्टेंस, मतलब आपको रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस मैक्सिमम का मतलब आपको चाहिए मैक्सिमम स्लोप। किस पॉइंट पे मैक्सिमम स्लोप होगा, मैक्सिमम स्लोप किस पॉइंट पे होगा, तो ध्यान से देखेंगे, एकदम आसान है, वो पॉइंट है ए, श्योर वो पॉइंट ए है। कैसे आप पहचान लिए, मैथ आप बहुत पढ़े हुए हैं, मैं खुद पढ़ा चुका हूँ ग्राफिकल फॉर्म। तो डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्लोप है, आप जानते हैं कि स्लोप, स्लोप का मतलब यहाँ पे tan 90 डिग्री और tan 90 डिग्री, सॉरी tan 0 डिग्री ना, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, tan 0 डिग्री। तो इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0 है, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो स्लोप घटते जाएगा, इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्लोप या आर, स्लोप कहिए या आर कहिए, ये डिक्रीजेज, स्लोप या आर डिक्रीजेज, और टॉप पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा, ऐसे 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे स्लोप सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्लोप एट पॉइंट ए पे, क्योंकि ऊपर जाने पे स्लोप घटते जाएगा। नेक्स्ट,
सो आई और वी T1 T2 ऐसे लिखा हुआ है, आई वी ऐसे लिखा हुआ, आई और वी, इधर पोटेंशियल है और इधर आई है। ये ग्राफ है T1, ये ग्राफ है T2, ठीक है। T1 और T2 ये लिखा हुआ है और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, ये भी आया हुआ है एग्जाम। सो अगर आप प्लॉट कर रहे हैं तो I इज इक्वल टू 1/r और इंटू वी आएगा, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू आई आर, चेक करेंगे ऐसा आ रहा है। तो y एक्सेस इज इक्वल टू m और ये x एक्सेस, तो स्लोप जो हुआ, स्लोप m जो हुआ वो है 1/r। ये m का मतलब tan थीटा, और ये है 1/r, ये ऐसा। सो आप देखेंगे यहाँ पे अगर स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो R1 R2 में अगर स्लोप ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो गया, R2 ग्रेटर देन R1, T2 ग्रेटर देन T1। एक और बनाएंगे आप, एक और। V और I 14, तो ये साइड एक्सिस जो है वो करंट के लिए और ये साइड एक्सिस है पोटेंशियल के लिए, V और I। सो T1 T2, ये है T1 टेम्परेचर T1 और ये है टेम्परेचर T2। यहाँ से एंगल होगा थीटा और ये एंगल है थीटा, ठीक है। नेक्स्ट T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनल टू, T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए साइन 2 थीटा, ऑप्शन बी कॉस 2 थीटा, ऑप्शन सी tan 2 थीटा, ऑप्शन डी cot 2 थीटा। सो इसको सॉल्व करिए तो मैंने दिया था इसको सॉल्व करने के लिए। ये एक फिगर है और ये V है और I है। डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 पे हमें T2 माइनस T1 डिफरेंस निकालना था प्रोपोर्शनल टू। चेक करिए, देखिए यहाँ पे अगर आप V और I प्लॉट कर रहे हैं ऐसे, यहाँ I है और यहाँ V है, ऐसे प्लॉट करना है। यह है V और I, ऐसे प्लॉट करना है, ठीक है। ये V और I। सो ये है टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T1 है और ये एंगल है थीटा। तो इसके लिए अगर हम लोग स्लोप का प्लान करेंगे तो स्लोप जो हुआ वो है tan थीटा, और स्लोप ही इसका स्लोप जो होगा रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा, वो इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। हमें टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए, तो रेजिस्टेंस R1 की जगह आप लिख सकते हैं R0 और 1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल टू tan थीटा, लिख सकते हैं आप। यहाँ से हटाएंगे 1 प्लस अल्फा T1 इज इक्वल टू tan थीटा बाई R0। सो यहाँ से आप T1 निकालेंगे, सो ये है 1 बाई अल्फा और tan थीटा बाई R0 माइनस 1, ऐसे। सो tan थीटा बाई R0 माइनस 1 बाई अल्फा हो गया। नेक्स्ट फिर से देखेंगे, ये है I, ये है V।
ये है आपका टेम्परेचर T2 है, और यहाँ एंगल इस बार ये अल्फ़ा हो गया, ये ऐसे अल्फ़ा लिखा हुआ। अगर वो अल्फ़ा लिखा हुआ है तो श्योर बताइए ये वाला एंगल, सॉरी वो थीटा लिखा हुआ है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल कहलाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, होगा ना। देखिए आज जब स्लोप बनाएंगे, इसके लिए स्लोप बनाएंगे तो स्लोप स्लोप लिखेंगे इसके लिए, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यहाँ स्लोप का मतलब रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। R2 का मतलब हुआ R0 1 प्लस अल्फा T2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। यहां से अल्फा निकालेंगे, सॉरी T2 निकालना है, T2 1 बाई अल्फा कॉट थीटा बाई R0 माइनस 1। हो गया। नेक्स्ट। सो T2 माइनस T1 सॉल्व करते हैं। यहां से T2 माइनस T1, 1 बाई अल्फा T2 कॉट थीटा बाई R2 R0 माइनस 1 माइनस tan थीटा R0 माइनस 1। ऐसे सॉल्व करते हैं। T2 माइनस T1 1 बाई अल्फा, सो R0 कॉमन निकाल देंगे। यहां कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, tan थीटा कॉट थीटा चेंज कर लीजिए, बाकी सॉल्व करना है। और जब T2 माइनस T1 करेंगे 1 बाई अल्फा R0, देखिए यहां पे ऊपर में हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अपने मन से 2 यहाँ मल्टीप्लाई और अपने मन से 2 यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। उससे ये होगा कि ऊपर में ये इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा, नीचे में साइन 2 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो ये हुआ T2 माइनस T1, यहाँ 2 अल्फा R0, यहाँ है कॉस 2 थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, नीचे में साइन 2 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो कॉस 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा कॉट 2 थीटा। सो फाइनल जो आंसर था चेक कर लीजिएगा, T2 माइनस T1 प्रोपोर्शनल टू कॉट 2 थीटा। ये है आपका रिजल्ट। हो गया। कुछ और ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे मेटल के लिए तो हो गया, बट मेटल छोड़ करके कुछ नॉन मेटल हीटर के लिए कुछ ग्राफ और हैं, प्लान करते हैं।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में कुछ ग्राफिकल फॉर्म और है जिसमें करंट और पोटेंशियल ग्राफ प्लॉट करना है। मेटल के लिए तो आपने बना लिया, बट मेटल को छोड़ करके जैसे सेमीकंडक्टर है, डायोड है, उनके लिए भी पढ़ना आपको। तो आई फोर करंट और वी फोर पोटेंशियल। ग्राफ देखिए। नंबर वन, अगर मेटालिक कंडक्टर के लिए है, अगर फोर मेटालिक कंडक्टर के लिए आसान सा कर्व है। मेटालिक कंडक्टर के लिए आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर ग्राफ फॉलो करना है। और ये जो I और V का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे मेटालिक कंडक्टर के लिए, तो ये जो प्लॉट होगा सिंपल स्ट्रेट लाइन कर लेंगे, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, कभी कभी ऑप्शन में रहता है या क्वेश्चन में रहेगा फॉर कॉपर वोल्टामीटर। फॉर कॉपर वोल्टामीटर, कॉपर वोल्टामीटर मतलब कंटेनर, कॉपर वोल्टामीटर। कॉपर तो मेटल है, मेटालिक कंटेनर हो गया, उससे करंट पास करना है तो सेम ग्राफ। मेटल रहेगा तो सेम ग्राफ रहेगा। कॉपर जो है मेटालिक, वोल्टामीटर का मतलब कंटेनर है, उससे करंट पास करेंगे, एग्जैक्टली सेम ग्राफ। कॉपर जो है आप जानते हैं मेटल है। नेक्स्ट, वाटर वोल्टामीटर थर्ड। फोर वाटर वोल्टामीटर, इस साइड V करेंगे और इस साइड करंट I कर लेंगे। तो वाटर वोल्टामीटर के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इस टाइप का ग्राफ आता है और वाटर वोल्टामीटर के लिए। नेक्स्ट, फोर्थ, सो वाटर वोल्टामीटर हो गया। और अगर हीटिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल के लिए फोर हीटर, और हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट के लिए कुछ ग्राफ ऐसे आता है, ये V है और ये I है। तो I भी ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे हीटिंग कॉइल के लिए, तो हीटिंग कॉइल के लिए ग्राफ इस टाइप से आएगा ऐसे। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर, फोर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर आप पढ़ेंगे भी, आपको 12th क्लास के लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। तो फोर सेमीकंडक्टर और फोर थर्मिस्टर्स, थर्मिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर्स जस्ट मिक्सचर होता है मेटल और नॉन मेटल का। थर्मिस्टर को बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड होता है, हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। थर्मिस्टर जो है ये एक मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर है। मेटल ऑक्साइड, जैसे आप बात करेंगे थर्मिस्ट का मतलब होता है ये मेटल ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं विथ हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर कोफिशिएंट हाई होता है विथ हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये सो थर्मिस्टर,
थर्मिस्टर्स जो होता है नाउ फॉर सेमीकंडक्टर और फॉर थर्मिस्टर, थर्मिस्टर बोलते हैं मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल भी हो गया और नॉन मेटल भी हो गया, दोनों हो गया इसके अंदर विथ हाई टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके लिए ग्राफ जब प्लॉट करेंगे ना आई और वी का, तो ये है वी और ये है आई, ऐसा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा, इस टाइप। नेक्स्ट, डायोड पढ़ेंगे आगे चल के 12th क्लास। 12th क्लास के मतलब लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स में आप डायोड करेंगे, तो 4 डायोड और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए, डायोड के लिए, तो ये आई और वी ग्राफ कुछ ऐसा आता है। तो ये कुछ मॉडर्न फिजिक्स का भी पार्ट है, तो ये ओम्स लॉ तो फॉलो नहीं करते हैं, ये इनका ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे आता है, इस तरह से। डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी यही ग्राफ फॉलो करते हैं। एक थायरिस्टर होता है, वो उसमें आपको पढ़ना है 6, 6, 7, 4 थायरिस्टर। थायरिस्टर्स बोलते हैं। थायरिस्टर्स एक टाइप का, कहिए आप, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक टाइप का थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर टाइप का होता है। वैसे ही रहता है जैसे थर्मिस्टर है, मेटल और नॉन मेटल का मिक्सिंग होता है, और इसका ग्राफ जो होता है आई वी ग्राफ ऐसे जाएगा और सडन ऐसे अचानक बेंड करेगा, ऐसे वो पिक पे जाके फिर बेंडिंग कर देता है, नीचे आ जाता है। तो ये नॉन ओमिक कंडक्टर हैं, ये लोग ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओम्स लॉ तो मेटल ही फॉलो करता है ना, बाकी नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए कुछ ग्राफ आपको सीखना था। नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रिक हीटर जो है, कनेक्टेड विथ बैटरी। सो इलेक्ट्रिक हीटर जो बैटरी से कनेक्ट करना है, और मुझे इसमें आई और टी का ग्राफ प्लॉट करना है, करंट वर्सेस टाइम। ये टी फॉर टाइम, ये टाइम के साथ आपको प्लॉट करना है, और यहाँ है करंट, ये करंट वर्सेस टाइम, ये है करंट और वर्सेस टाइम। तो इलेक्ट्रिक हीटर है और इसको कनेक्ट करना है एक बैटरी से। देखिए प्लानिंग देखिए, समझिए यहाँ पे। तो एक हीटर ले लीजिए, ये है इलेक्ट्रिक हीटर, ऐसे क्वाल बना लीजिए और इसको बैटरी से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, यहां से करंट ऐसे बढ़ रहा है, इनिशियली करंट इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है, तो हम लोग करंट इंक्रीज करेगा इनिशियली, करंट इंक्रीजेज विथ टाइम, विथ टाइम, टाइम के साथ करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये हीटर जो है जैसे से धीरे धीरे हीटर जो होगा वो आपका गर्म होना शुरू करेगा, हीटर जो है गर्म होने लगेगा। ठीक है, रेड हॉट होने लगेगा। ठीक, शुरू में तो करंट शुरू में एकदम ठंडा था, तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे करंट इंक्रीज करेगा, और जब हीटर रेड हॉट होगा, जब रेड हॉट एकदम रेड हॉट हो जाएगा, तो रेड हॉट होने पे टेम्परेचर क्या है, मैक्सिमम।
इसका टेम्परेचर हो गया मैक्सिमम। टेम्परेचर मैक्सिमम होने पे रेजिस्टेंस हो गया मैक्सिमम। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, काफ़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, और क्योंकि मेटल है ना, हीटिंग कॉइल जो है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, करंट क्या हो गया, कम। अचानक करंट जो होगा डिक्रीज करेगा। और फिर उसके बाद ये सेचुरेट हो जाएगा एकदम। अब क्योंकि ये होगा, धीरे धीरे लाल होना शुरू करेगा, क्योंकि शुरुआत में करंट जा रहा है और धीरे धीरे हल्का हल्का लाल होना शुरू करेगा। लाल होना शुरू करता है, अभी तक करंट बढ़ते जाएगा। अब एकदम रेड हॉट हो चुका है, रेड हॉट हो चुका है। तो लाल होते ही करंट एकदम कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, करंट कम हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा ऑफकोर्स। अब जो हो गया, अब ये सेचुरेट हो चुका है, अब इससे ज़्यादा लाल हो नहीं सकता है, अब एकदम पिक पे आ चुका है, अब ये एकदम सेचुरेट हो गया, अब एकदम सेचुरेट हुआ फाइनली, ठीक है, सेचुरेशन में आ चुका है। ये फाइनली ये कांस्टेंट हो गया। शुरू में है, धीरे धीरे लाल होगा, लाल होते होते एकदम खूब लाल हो जाएगा, और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा एकदम रेड। अब इससे ज़्यादा तो रेड हो नहीं सकता है, अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे आ चुका है। और जब मैक्सिमम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम, अब वो कांस्टेंट हो जाएगा। आपको पता है कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हीटिंग कॉइल जैसे ही आप करंट पास करते हैं तो धीरे धीरे लाल होगा, फिर लाल हो गए एकदम कुछ 1 मिनट के बाद एकदम कंप्लीटली रेड हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, चेक करेंगे ग्राफ कुछ ऐसा, करंट और टाइम, टाइम के साथ करंट, इनिशियली करंट इंक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद सडन करंट डिक्रीज करता है, हल्का सा डिक्रीज करेगा, ऐसा नहीं, बहुत हल्का सा डिक्रीज करेगा। उसके बाद करंट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा ग्राफ। टाइम के साथ, टाइम के साथ जो है करंट शुरू में इंक्रीज करेगा, जब एकदम लाल होना शुरू हो जाएगा तो करंट थोड़ा सा डाउन होगा। फिर उसके बाद फाइनली टेम्परेचर कांस्टेंट, एकदम रेड हो जाएगा, उस समय करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ ओम्स लॉ का, सारा ग्राफिकल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पढ़ना कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। सो उसका प्लानिंग मैं करता हूँ।